बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपना 5वां बजट पेश किया है। वैसे तो इससे पहले भी बजट उन्हीं के होते थे, लेकिन अभी कोई दूसरी शिरकत है ही नहीं, कोई और शामिल ही नहीं है। 2022 में रिजीम चेंज किया था जनरल बाजवा ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर, और उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान में जितने भी बजट पेश किए गए वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के आईएमएफ के साथ मिलकर पेश किए गए बजट हैं। ये बेचारे सियासतदान तो सिर्फ सामने कर दिए जाते हैं, और वो भी बेचारे इसलिए सामने आ जाते हैं कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। नंबर 2, वो इस सिस्टम का हिस्सा बनकर इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। लालच है, खौफ है, बस इन चीज़ों की वजह से ये सारे इक़्तिदार के अंदर है। इन्होंने एक नई वारदात डाली थी जनरल बाजवा के दौर में कि अवाम के लिए इन्होंने जब पहला बजट पेश किया ना 2022 में, तो उसमें इन्होंने अवाम पे बहुत सारा बोझ डाल दिया था, और उस बोझ को नाम दिया गया था मुश्किल फैसलों का। तो पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में आम आदमी की कमर तोड़ने का नाम मुश्किल फैसले रख दिया गया। यानी हुकूमत अपनी नालायकी, अपना नकम्मापन और हुकूमत अपनी गलत पॉलिसियों को अब नाम दे रही है मुश्किल फैसले। लेकिन ये सारे मुश्किल फैसले आम आदमी और गरीब आदमी के लिए क्यों होते हैं? ये बहुत अजीब टर्मिनोलॉजी है जो मुतारिफ करवाई गई जनरल बाजवा के दौर में, और अब तक वफाकी वुज़रा इस टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनाब हमने मुश्किल फैसले किए हैं। हर मुश्किल फैसला गरीब आदमी की कमर तोड़ता है। इन्होंने अपने लिए कोई मुश्किल फैसला नहीं किया। मिसाल के तौर पे अगर मुश्किल फैसले ही करने थे तो सबसे पहले अपना प्रोटोकॉल ख़त्म कर देते, वो नहीं किया। अगर मुश्किल फैसले करने थे तो अपने प्राइवेट जेट वापस कर देते, वो नहीं किया। अगर मुश्किल फैसले ही करने थे तो महंगे तरीन अय्याशी वाले तैयारे ना खरीदते, लेकिन वो नहीं किया। अगर मुश्किल फैसले ही करने थे तो अपने टब्बर और मुलाजमीन समेत बैरून मुल्क दौरे जो हैं उन्हें मुख्तसर कर देते या ख़त्म कर देते, वो नहीं किया। ऐवान सदर, ऐवान वज़ीर आज़म और वज़रा आला के अखराजात को ही कम कर देते, वो भी नहीं किया। अगर मुश्किल फैसले करने थे तो एमएनएस और एमपीएस के जो फंड्स दिए जाते हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े किकबैक्स और कमीशन होते हैं, वो फंड बंद कर देते, लेकिन वो नहीं किया गया। दिहाड़ियां बंद करवा देते, वो नहीं करवाई गई। आईपीपी से जान छुड़वा देते अगर मुश्किल फैसले ही करने थे तो, लेकिन वो मुश्किल फैसला नहीं किया गया। जो लेवी जालिमाना आयद की गई गरीब पाकिस्तानियों के ऊपर, वो खत्म कर देते, लेकिन वो मुश्किल फैसला नहीं किया गया। अगर मुश्किल फैसले ही करने थे तो आईएमएफ को इनकार करने का फैसला कर देते, वो फैसला भी नहीं किया गया। अगर मुश्किल फैसले ही करने थे तो अमीरों के ऊपर टैक्स लगाते गरीबों की जेब काटने की बजाय, लेकिन वो नहीं किया गया। अगर और ही ज्यादा शौक था इनको मुश्किल फैसले करने का तो अपने और अपने खानदानों की मालो दौलत पाकिस्तान में वापस ले जाते बतौर सरमाया, और सरमायाकारी पाकिस्तान में करते, लेकिन वो नहीं किया। बल्कि इनके बच्चे तो आज भी बैरून मुल्क कारोबार कर रहे हैं, एक के बाद एक। अगर मुश्किल फैसले ही करने थे तो अपना इलाज पाकिस्तानी अस्पताल में वहां से करवाते जहां से पाकिस्तानी अवाम का हो रहा है, लेकिन वो मुश्किल फैसला इन्होंने नहीं किया। अगर मुश्किल फैसले करने ही थे तो अपने बड़े बड़े महल खत्म कर देते, बड़े बड़े गवर्नर हाउस, बड़े बड़े ईवान, ये बहुत बड़े बड़े जो खर्चे हो जाते हैं, जो सरकारी बाबुओं को इन्होंने बहुत बड़े बड़े महल, बहुत बड़ी बड़ी कोठियां दी हुई हैं, वो खत्म कर देते अगर मुश्किल फैसले करने थे। एक से ज्यादा गाड़ियां जितने अफसरान को दी गई हैं वो गाड़ियां वापस ले ली जाती, लेकिन वो मुश्किल फैसले इन्होंने नहीं किए। अगर मुश्किल फैसले ही करने थे तो अवाम के पैसों से अपनी जाती तशहीर ना करते, अपने जाती इश्तिहारात पूरा पूरा मुंह अपना अखबारात के ऊपर और मैगजीन्स के ऊपर ना लगवाते, और मीडिया को नवाजने का काम ना करते अवाम के पैसों से। अगर मुश्किल फैसले ही करने थे तो वो कर लेते, वो भी इन्होंने नहीं किया। अवाम के टैक्सेस से चलने वाले बड़े बड़े क्लब्स जिनके अंदर ये लोग जाते हैं, अशराफिया जाती है, जैसा कि जिम खाना भी है, बाकी क्लब्स हैं, ये आम पाकिस्तानियों के पैसे से चलते हैं। अगर तो मुश्किल फैसले करने थे तो इन क्लबों को बंद कर देते, ये भी एक मुश्किल फैसला था। लेकिन इनका हर मुश्किल फैसला, मैं ऐसे दर्जनों फैसले और गिनवा सकता हूं, लेकिन इनका हर मुश्किल फैसला गरीब आदमी के खिलाफ होता है, आम पाकिस्तानी के खिलाफ होता है। मुश्किल फैसला वो होता है जो गरीब को, कमजोर को और निचले तबके को मुश्किल में डाल देता है। इनका मुश्किल फैसला कभी भी बड़े आदमी को, एलीट क्लास को वो परेशान नहीं करता, वो राजी रहते हैं। उनको अरबों डॉलर्स की छूट दी जाती है टैक्सेस के अंदर। फौजी फाउंडेशन के जो इदारे हैं उनको इतनी बड़ी छूट दी जाती है कि आप कैलकुलेट करें तो गरीब को तो उसके बदले में मिलता ही कुछ नहीं है। तालीम और सेहत के ऊपर इनका खर्चा जरा चेक करें। वैसे तो माजी में भी कोई बड़ी अच्छी मिसालें नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से इसका मुवाजना करते हैं इमरान खान साहब का आखिरी बजट और आज का बजट। इमरान खान साहब का जो आखिरी बजट था उसमें जो तालीम के ऊपर पैसा खर्च हो रहा था, अगर परसेंटेज में आप निकालें तो 1.77%, 1.77%
खर्च हो रहा था इमरान खान साहब के दौर में तालीम के ऊपर। ये वफाकी बजट की बात बता रहा हूं। सेहत के ऊपर जो है वो 1.40% जो है वो खर्च कर रहे थे। मौजूदा हुकूमत परसेंटेज में इससे आधा खर्च कर रही है, यानी 0.8% और 0.8% तालीम पर और सेहत पर। इमरान खान साहब ने सूबों में एक हेल्थ कार्ड दिया था, हर आदमी की जेब में 10 लाख रुपया डाल दिया था कि जनाब आप 10 लाख रुपए तक का इलाज आप जब चाहें करवा सकते हैं, ये पैसा आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। लोगों ने बहुत फायदा भी उठाया। लेकिन तालीम पर जितना खर्च इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हो रहा था परसेंटेज में, उससे आधा और उससे भी कम आज हो रहा है। हेल्थ पे जितना खर्च हो रहा था वो भी उससे आधा खर्च हो रहा है। तो तालीम का और सेहत का बजट हम कम कर रहे हैं, दिफा का बजट हम बढ़ा रहे हैं। दिफा का बजट जरूर बढ़ाइए, लेकिन साथ साथ हमें बताइए कि दहशतगर्दी कब खत्म होगी, इंडिया से अपना पानी कब छुड़वाएंगे और मकबूजा कश्मीर आजाद कब होगा। अभी तो आजाद कश्मीर वाले भी आजादी मांग रहे हैं कि कम से कम भाई हमारी हुकूमतों के ऊपर कंट्रोल करना तो बंद कर दो ना। ये क्या तरीका हुआ कि एक ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए और वो पूरा निजाम डंडे के साथ कंट्रोल कर रहे हैं। भाई हुकूमत हुक्मरानों को चलाने दो, जिन लोगों को लोग वोट डालते हैं उन्हें हुकूमत करने का हक दिया जाए। बहरहाल इनका सारा का सारा जो है वो फोकस गरीब आदमी पे आता है। जब भी इन्होंने पैसा इकट्ठा करना हो ये गरीब आदमी से पैसा इकट्ठा करते हैं, और जब भी इन्होंने वो पैसा खर्च करना हो तो ये अमीर आदमी के ऊपर या अशराफिया के ऊपर या अपने ऊपर वो पैसा खर्च करते हैं। अच्छा नादरीन, जिस किस्म का ये बजट है ना, मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूं कांग्रेस का, यानी मुझे इतना नहीं पता, मैं वजारत खजाना में इन चीज़ों में मैंने कभी इतना काम नहीं किया बजट के मामलात में, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें तो सबको पता है ना। मैंने अपनी इकोनॉमिक्स पढ़ी है और जितनी मैंने पढ़ी है उसके मुताबिक मुझे आइडिया है कि ये कौम के साथ क्या करने जा रहे हैं। एक आम आदमी को, एक बच्चे को भी पता चलता है कौम के साथ क्या करने जा रहे हैं। अगर नहीं पता चलता तो अपोजिशन को पता नहीं चलता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह अगर कोई भी अपोजिशन होती तो इस बजट की धज्जियां बखेर देती, इनको तबाह बर्बाद कर देती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर अच्छे बच्चों का किरदार अदा किया, कोई बात नहीं की, कोई सख्ती नहीं की, बड़े प्यार से एक शेर सुनाया और बाइकआउट कर दिया। ये जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टोटल हिकमत अमली है। वहां शहबाज शरीफ साहब ने भी इनको बातें सुनाई, वहां पे अयाज सादिक साहब ने भी उन्हें बातें सुनाई, और वो वहां पे भीख मांग रहे थे खड़े होकर, जनाब आप इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए एक आप रूलिंग दे दें, आप एक ऑर्डर जारी कर दें। ये बैरिस्टर गोहर कह रहे थे स्पीकर को, और स्पीकर ने आगे से कहा कि अगर वो मेंबर असेंबली होते ना तो मैं उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर देता, आप तो अपने दौर में करते नहीं थे, हम कर देते। और वहां किसी ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक आदमी था सेनेट का मेंबर, एक सेनेटर था एजाज चौधरी, वो 3 साल से जेल में पड़ा। एक मर्तबा भी उसका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद उसको आने नहीं दिया गया, एक मर्तबा भी अमल दरामद नहीं हुआ। यूसुफ रजा गिलानी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। एक आदमी शहबाज शरीफ ने अपनी जितनी जेल है उसका ज्यादातर हिस्सा बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में, कौमी असेंबली के सेक्रेटेरिएट में या इस्लामाबाद के ईवानों के अंदर गुजारा। शहबाज शरीफ ने तो मौजों वाली जेल काटी है। मैंने आपको पर्ची एक दफा दिखाई थी कि ये सुबह का नाश्ता करते हुए दोपहर का खाना लिख कर देता था, दोपहर का खाना खाते हुए रात का खाना लिख कर देता था। इसकी एक दिन में 4-4 मुलाकातें होती थी और रोज मुलाकातें होती थी, और प्रोटेक्शन ऑर्डर इसकी जेब में पड़ा रहता था, जब दिल करता था ये आ जाता था। परवेज इलाही ने जितना ओब्लाइज किया हमजा शहबाज को कोई सोच भी नहीं सकता। हमजा शहबाज को शहजादों की तरह रखा परवेज इलाही ने जब वो जेल के अंदर बंद था करप्शन के केसेस में। ये इन्होंने इनको फैसिलिटेट किया। नवाज शरीफ की रोजाना कितनी मुलाकातें होती थी, लेकिन आज अयाज सादिक इन्हें बात सुना रहा है और ये आगे से जवाब ही नहीं दे पा रहे कि हम तो आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर रोजाना जारी करते थे। वहीं पे असद कैसर साहब बैठे हुए थे, वो बताते कि हमने तो आपका प्रोटेक्शन ऑर्डर एक दिन भी नहीं रोका और आपने हमें आज तक प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया ही नहीं। अव्वल तो किसी को मेंबर नहीं बनने दिया, और जो रह गया था मेंबर इक्का दुक्का वो उनको आने नहीं दिया, कभी भी वो कभी भी नहीं आ सके। ये एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल किया। और वो ये भी कह रहे थे कि हम तो मुज़ाकरात करना चाहते थे आपके साथ, हमने तो 2-3 दफा बिठाया भी तो आप ही उठ के चले जाते हैं। तो वहां पे भी इनकी जुबान बंद हो गई। लास्ट टाइम जो मुज़ाकरात हुए इमरान खान साहब की इजाजत से, वो मुज़ाकरात खत्म इसलिए हुए थे कि अपोजिशन ने हुकूमत से रिक्वेस्ट की कि इमरान खान से मुलाकात करवा दें, जो चीजें हम आपस में तय कर रहे हैं इन चीजों पे हम उनसे मुशावरत करने के बाद आपके साथ मुआहदा कर लेंगे। हुकूमत ने कहा ठीक है जी, हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं इमरान खान साहब से, लेकिन उसके बाद मुलाकात ना हो पाई। बार बार पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमें फौज इजाजत नहीं दे रही, हमें एस्टेब्लिशमेंट इस बात की इजाजत नहीं दे रही, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। जब आपके इख्तियार में नहीं है तो फिर आप मुज़ाकरात किस बात से करते हैं? शहबाज शरीफ को वज़ीर आला ने फोन किया कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाएं, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूं। जब आपकी औकात ही नहीं है तो आप मुज़ाकरात का दावा क्यों करते हैं? वैसे मेरा यह मानना है
कि जब भी कभी सियासतदानों को होश आई और ये आपस में मुज़ाकरात करें, तो अगर ये मिलकर एक काम कर देना, सारे चोर, सारे डाकू, सारे मिलकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासी किरदार से बाहर निकाल दें, फौज का सियासत के अंदर से किरदार अगर खत्म कर दें सारे चोर और डाकू मिलकर, तो पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर जाएगा। जब तक फौज सियासत में किरदार अदा करती रहेगी, पाकिस्तान एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। और याद रखिएगा, फौज पाकिस्तान के भले के लिए सियासत में किरदार अदा नहीं करती, वो अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपने इस्तिस्ना के लिए, अपने मफादात के लिए, अपने कारोबारों के लिए सियासत में किरदार अदा करती है, पाकिस्तान के लिए नहीं करती। पाकिस्तान के लिए करती होती तो पाकिस्तान का ये भट्ठा बैठ जाता 4-5 साल के अंदर। ये 5वां बजट है, लगातार अवाम की मंजी ठोक रहे हैं। तो फौज का सियासत में किरदार जर्नैलों के जाती मफादात के लिए है, अपने फायदों के लिए है। फौज का सियासत में किरदार पाकिस्तान के फायदे के लिए नहीं है। यह बात भी आप जरा अपने पल्ले बांध लें। भारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन करनी चाहिए थी, कोई व्हाइट पेपर लेके आते, अवामी सतह का कोई एहतजाज करते, कोई हकायक सामने लेकर आते, एक एक पॉइंट के ऊपर हुकूमत को बेनकाब करते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। पीटीआई के लोगों को यह लगता है कि कल कला को इमरान खान बाहर आएगा, वो एक नारा लगाएगा, हम सबको टिकट मिलेंगे, हम इलेक्शन जीत जाएंगे, हमें काम करने की क्या जरूरत है। भाई, अपोजिशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको जबरदस्ती अगर अपोजिशन में बैठा ही दिया है तो आप अपनी जिम्मेदारी तो अदा करें। आम आदमी के लिए आवाज तो उठाएं। किसान के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा, सनतकार के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा, छोटे ताजरों के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा, तनख्वाहदार तबके के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा, खवातीन के लिए, बच्चों की तालीम के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा, बढ़ती हुई महंगाई, लोगों के किचन नहीं चल रहे, कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई बात ही नहीं करता। क्योंकि ये सारे अशराफियां हैं, इनके पास पैसे हैं, ये आराम से अपना बिल पे कर देते हैं और इनको भारी पैसा मिलता भी है असेंबलियों में बैठने के एवज, और यहां पे बैठ के ये अपनी बातें करके चले जाते हैं। पैसा इनको कौम देती है और कौम के लिए ये कोई काम नहीं करते। अपोजिशन ने किसी सूरत भी अवाम के लिए कोई आवाज नहीं उठाई इस वक्त तक। जो काम उन्हें करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, बल्कि कॉपरेशन की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद एक सूबाई हुकूमत है, उन्होंने इतनी कॉपरेशन की है कि कोई दोस्त भी इतनी कॉपरेशन ना करता जितनी इन्होंने कर दी है। और बदले में क्या लिया ये मैं आपको बताता हूं आगे चलकर। शहबाज शरीफ साहब ने एक नई ऑफर भी कर दी है, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने आपसे नाज़रीन जिक्र किया था एक टैप सेंड एप्लीकेशन का। इससे आप पैसे पाकिस्तान में भिजवा सकते हैं। ये खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए था और मैंने आपको बताया था कि इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। नंबर 1 तो ये बड़ा फास्ट ट्रैक है, आपके पैसे जल्दी से पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। नंबर 2 ये है कि इसका एक्सचेंज रेट भी अच्छा है। और नंबर 3 ये है कि ये महफूज जरिया है, आपके पैसे महफूज तरीके से पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो आप अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, बरतानिया में हैं, दीगर ममालिक में हैं, कनाडा में हैं, तो आप पाकिस्तान में पैसे भेजना चाहते हैं तो आप टैप सेंड एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, काफ़ी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है, अच्छा फीडबैक भी आया है। लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करेंगे पैसे भेजते वक्त, जो कि IRK है, इमरान रियाज खान से IRK, आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको बोनस भी मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। तो टैप सेंड एप्लीकेशन मैं एक मरतबा फिर आपको याद दिला रहा हूं। जी नाज़रीन, तो शहबाज शरीफ साहब ने, मैं आपसे बात कर रहा था सियासत के ऊपर, तो शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की दावत दे दी एक दफ़ा फिर फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर। अब क्या वाकई ये संजीदा है? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ये मुज़ाकरात होने और किसी नतीजे पर पहुंचने, देखिए एंगेजमेंट तो वो चाहते हैं हर वक्त अपोजिशन को एंगेज करके रखें, उनके साथ बातें होती रहें, चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए और ये हुकूमत जो है इसके जवाब में इजाफा हो, ये लिजिटिमेट गवर्नमेंट बन जाए कि जनाब ये गवर्नमेंट है, वाकई गवर्नमेंट है। शहबाज शरीफ साहब का कॉन्फिडेंस वैसे काफ़ी बढ़ गया है, पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। उनकी सेहत भी ठीक है, पहले वो हमेशा बीमार रहते थे, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ बड़े लंबे अरसे से उनको बीमारी की कोई शिकायत नहीं हुई। इक़्तिदार चीज़ ही ऐसी है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो है वो क्या संजीदा है, ये आने वाले दिनों में आपको समझ आ जाएगी। महमूद अचकज़ई साहब ने पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए बात की है, बहुत मुनासिब बात की है, क्योंकि पार्लियामेंट ही बालादस्त होनी चाहिए। अब चाहे चोर हैं, डाकू हैं, जिनको अवाम ने मुंतखब कर लिया, उन्हीं को फैसले करने चाहिए, ना कि कोई इदारा बैठे और बंद कमरे के अंदर कौम की मुस्तकबिल का फैसला कर ले। वो गलत है। मैंने पहले भी आपको कहा कि सारे चोर डाकू मिलकर अगर फौज को सियासत से बाहर निकाल दें तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी होगी आज की तारीख में। तो क्या ये कोई मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, वाकई संजीदा है? तो देखिए 2-3 चीज़ें तो हैं। एक तो हुकूमत की नालायकी और नकम्मापन जो है वो यहां तक पहुंच गया कि पाकिस्तान का तरक्याती बजट ही लगभग खत्म हो गया। पाकिस्तान में तमाम पुराने मेगा प्रोजेक्ट सारे के सारे बंद और कोई नया मेगा प्रोजेक्ट तरक्याती मंसूबा कोई बड़ा दोबारा शुरू नहीं होगा। ये तो फैसला कर लिया गया है, IMF के साथ मुआहिदा भी कर दिया गया। तो तरक्की तो हो गई पाकिस्तान में बंद।
अब जब तरक्की नहीं होगी तो आप पैसा कैसे इकट्ठा करेंगे? आम आदमी पाकिस्तान में पैसा लगाना नहीं चाहता, लोग लगातार पाकिस्तान से भाग रहे हैं अपना सरमाया लेकर। तो ऐसे में हुकूमत को चाहिए सियासी इस्तेहकाम, तो वो मुज़ाकरात करना चाहेंगे, एंगेजमेंट करना चाहेंगे। झूठ इन्होंने इतना बोला, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है बजट के बाद, उसमें वज़ीर इत्तलाआत आकर बैठ गए, हालांकि उनका काम ही कोई नहीं था। और वज़ीर इत्तलाआत ने अपने सहाफ़ियों के ज़रिए से सवालात लेना शुरू कर दिए। जो सवालात वज़ीर इत्तलाआत ने लिए, उनके ऊपर जो पुराने रिपोर्टर्स हैं, जो कॉमर्स रिपोर्टिंग करते हैं, जो पुराने रिपोर्टर हैं, जो वजारत ख़जाना को कवर करते हैं, जो इसकी इंटीग्रिटीज़ को जानते हैं, उन तमाम रिपोर्टरों ने बाद में एतराज़ किया और वो हंसते हुए वहाँ से गए वो रिपोर्टर्स, और वो हुकूमत को कह कर गए कि साहब क्या आपने सवाल पूछवाए हैं, यानी आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये नामुनासिब हरकत है। पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ कि वजारत ख़जाना ने अपने साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को सिर्फ इसलिए बिठाया कि अपनी मर्जी के सवाल पूछवाए जा सकें, और सहाफ़ी जाते जाते जूता मार कर गए और वो ये कह कर गए कि जनाब आपने क्या सवाल पूछवाए हैं जनाब, यानी ये आपने खुद पूछवा लिए सवाल, आपने खुद ही अपने सवालात पे जवाब दे दिए, और जो जेन्युइन सहाफ़ी थे, जो ये काम करते थे, उन्हें सवाल करने का मौका नहीं दिया गया, जो टेक्निकलिटीज़ को समझते थे उन्हें बात करने का मौका नहीं दिया गया। तो ये इस किस्म का बजट है। ये हालात इनके हो गए हैं कि इनको वुज़रा से ट्वीट्स करवाने पड़ रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट सर पकड़ के बैठी हुई है कि इस लाश को हमने कब तक उठाना है। वैसे जो सबसे बड़ी बदबूदार लाश है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जिससे पूरे पाकिस्तान को जान छुड़ानी चाहिए। 70 साल से ये पाकिस्तान पे काबिज है। किसी हुकूमत को, किसी सियासतदान को इन्होंने टिकने नहीं दिया। अपने मफाद के लिए ये हर एक को धक्का देते हैं और पाकिस्तान को पीछे धकेल देते हैं। जब तक इनको आप बैरकों में वापस नहीं भेजेंगे, जब तक कि ये आपके हुक्म के गुलाम नहीं बनेंगे, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। ये आज आप मेरी बात लिख कर रख लें। 10 साल बाद करें, जब भी ये करेंगे मुल्क आगे बढ़ जाएगा। कश्मीर चलते हैं नाज़रीन, वहां की सूरत हाल देखते हैं। रावला कोट और कोटली में जो कुछ हुआ, अब उसके मनाजिर आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गए। इंतहाई तकलीफ दे मनाजिर हैं, क्योंकि देखिए वहाँ इंटरनेट बंद है, वहाँ से वीडियोस आ नहीं सकती, तस्वीर आ नहीं सकती। लोग बड़े शौक में थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर और मनाजिर और वीडियोज़ आ रही हैं। अस्पताल के अंदर नकाब पोश लोग जख्मियों को मार रहे हैं, जिन्हें गोलियां लगी हैं उन पर टॉर्चर किया जा रहा है। कितनी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। उमर नज़ीर कश्मीरी एक बेकरी वाला है, उसकी बेकरी को तबाह कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने। शौकत नवाज मीर एक किताबों की दुकान चलाता है, उसकी किताबों की दुकान तबाह कर दी सिक्योरिटी फोर्सेज ने। ये लोग अशराफिया नहीं है। एक बेकरी वाला है, कोई दुकान वाला है, कोई किताबों वाला है, कोई छोटा ताजिर है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। आम लोग हैं, आम पाकिस्तानी हैं, आम कश्मीरी हैं। ये लोग वो तो नहीं है कि एलीट क्लास से उठकर आए हैं, किसी बड़े आदमी का बच्चा या बच्ची है और सीधा आकर बैठ जाए कुर्सी पे। तो इसीलिए निज़ाम इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इनके कारोबारों को तोड़ा जा रहा है, जो इंतहाई नामुनासिब बात है। वहाँ पंजूसा से मैं एक मंजर देख रहा था, ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में निकल कर जो रावला कोट वाला द्रेक वाला धरना है वो उस तरफ जा रही थी, और ख़वातीन की बड़ी तादाद में अब शमूलियत होना शुरू हो गई है। ये पहली मरतबा आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में हो रहा है। मुजफ्फराबाद से एक बड़ी खबर ये आई है कि जो कोर मेंबरान हैं एक्शन कमेटी के मुजफ्फराबाद के, उन्होंने एक हुक्म जारी किया है और एक कॉल दी है अहले मुजफ्फराबाद को, मुजफ्फराबाद के रहने वाले शहरियों को, कि अब आप लोग तैयारी करें, आपकी बारी आने वाली है। यानी रावला कोर्ट को तो अमली तौर पे बंद किया हुआ है, हर तरफ लॉकडाउन है। कश्मीर में ऑलमोस्ट 9 तारीख से पहले, 9 तारीख को तो कॉल दी थी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने, तो हुकूमत ने जो कुछ किया वो 2-3 दिन पहले से ही आज़ाद कश्मीर जो है वो हड़ताल में चला गया था, लॉकडाउन में चला गया था। और अब अमली तौर पे ये सूरत हाल है कि बहुत बड़ा हिस्सा आज़ाद कश्मीर का लॉकडाउन में है। अब वो ये कह रहे हैं कि मुजफ्फराबाद की कॉल देने वाले हैं। मुजफ्फराबाद की जब कॉल दी जाएगी तो सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ 2 जगह कंट्रोल करनी पड़ेंगी, रावला कोट भी और मुजफ्फराबाद भी। जो मनाजर रावला कोट और कोटली से आ रहे हैं, अगर ये फैलते हैं सोशल मीडिया पे तो नफरत में इजाफा ही होगा। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये बात सियासतदानों को बैठकर समझानी चाहिए। जितने सियासतदान हैं उन्हें पकड़ के एस्टेब्लिशमेंट को बैठाकर ये बात समझानी चाहिए कि आप नफरत फैला रहे हैं, आप गोली चला रहे हैं, आप आग लगा रहे हैं, ये बाद में हमें बुझाना पड़ेगा। पहले भी आपने मुल्क तोड़ दिया था, खुदा का वास्ता बाद आ जाइए। बलूचिस्तान में आपने नफरत फैलाई है, कबायली इलाकों में आपने नफरत फैलाई है, पश्तूनों में, बलोचों में, मुहाजिरों में, बंगालियों में और अब कश्मीरियों में आपने हर तरफ पाकिस्तान में नफरत की आग लगाई है। इस आग को मजीद मत लगाइए। आग बुझाना ज़्यादा मुश्किल होता है, लगाना बहुत आसान होता है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।